ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात छत्तीसगढ़ के बजट की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया, लेकिन कुछ लोगों को इसमें आपत्ति है, खास तौर पर अगर विपक्ष की बात करें तो। और ये बताया कि निराशावादी ये बजट है और बहुत से लोग हैं जिनको यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। हालांकि खूबियां यहाँ पर गिनाई हैं। कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सी बातें उन्होंने की थी, लेकिन अब अरुण साहू जी की बारी है। अरुण साहू जी, तो प्लीज़ आप अपनी बात रखें, क्योंकि ये बताया गया कि विपक्ष का धर्म होता है विरोध करना, तो इसीलिए विरोध करने के लिए ही विरोध किया जा रहा है। बाकी बजट तो बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि विरोध के लिए विरोध। बजट पर नजर डालें तो वो स्पष्ट दिखता है। और पहली बात तो एक दिवाकर नाथ जी को मैं करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिना ब्याज के कृषि ऋण देने का फैसला हुआ हो। हाँ, ये नया फैसला नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय से किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिल रहे हैं। और अभी डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने जो बात कही, हाँ, कि हमने आईसीयू के बेड बढ़ाए और कोविड सेंटर बनाया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये कोरोना काल के लिए आपने किया, उस समय तत्कालिक आवश्यक थी। मेरा ये कहना है कि इस बजट में उस पुराने अनुभव को देखते हुए जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहां पर सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रयास, कोई सोच इस बजट में नहीं दिखती है। आज लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण परेशान हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को बाहर दौड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। अच्छा। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाएं तो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। लेकिन इस बजट में तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये इसमें बताया गया 300 करोड़ की लागत से, हालांकि इसमें 3 मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया गया है कि 300 करोड़ की लागत से 3 मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और गुणवत्ता वहां पर पहुंचाई जाएगी, ये जो इसमें कहा गया है। मैंने आपसे कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ेगी सरकार ये। दूसरी बात कि डॉक्टर रमन सिंह जी के भाषण के बारे में उल्लेखित किया, हाँ, जायसवाल साहब ने। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। न तो आप कर्ज माफी कर पाए, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज आपने माफ नहीं किए। रही बात बोनस की, तो पुराना 2 का बोनस देने का आपका वायदा था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। बोनस पिछले साल का 4था किस्त आज तक किसानों को नहीं मिला है, तो आप दे नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सही कहा था। और आगे भी, जैसे मैंने कहा कि ये दिशाहीन बजट है, विकास। अच्छा अरुण साहू जी, एक पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या है ना कि आप बहुत सारी बातें अगर बोल देंगे तो फिर वो बहुत सारी बातों का जवाब सही से मिल नहीं पाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रमुखता से यहाँ पर उठा लेते हैं, क्योंकि यह हर किसी इंसान से जुड़ा हुआ है और बेहद जरूरी भी है। तो क्यों स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ज्यादा खास नहीं हो पाया इस बजट में? डॉक्टर जायसवाल जी, ये सीधा सवाल है अरुण जी का। देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात अभी हमारी सांसद महोदय कर रहे थे, 3 मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा खूबचंद बघेल जो बीमा योजना है उसमें बजट में प्रावधान किया गया है। लगातार जो डॉक्टरों की भर्ती सरकार के द्वारा की जा रही है, इसके पहले जो खनिज न्यास का जो पैसा होता था उसका बंदर बाट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के समय में होता था। इस समय स्वास्थ्य में सीधे सीधे जो उसका जो गाइडलाइन है, खनिज न्यास के जो पैसों का गाइडलाइन है, उसको चेंज करके आज आप देखिए दंतेवाड़ा में और कोरिया ज़िले में, सरगुजा संभाग में जो धूर ट्राइबल एरिया है, आज वहाँ भी चिकित्सकों की कमी को हम लगभग पूरा कर लिए हैं। एक बात। दूसरी बात, जो साहू साहब बोल रहे थे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए या सब सेंटर्स की बात करें या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें या जिला अस्पताल की बात करें, तो ये कोई 2 साल में तो
इनकी स्थिति बद से बदतर नहीं हुई है हिमांशु जी, मैं बोलना चाहूंगा। विनय जी, और लेकिन इसको एक बड़े चीज विवाकी आप से और बड़े बोलिएगा, ठीक है, ईमानदारी से अच्छी बात है। स्वीकार भी करना चाहूंगा। हाँ विनय जी, आप जो बोलिएगा, ये दुर्दशा अच्छी बात CSC, है, PSC लेकिन दरअसल क्या होता है कि जब हम जनता से जुड़कर इन मुद्दों पर सुनिए बात तो, करते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या हिमांशु जी अच्छा बोलने हो दीजिए। सकता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, और फिर ये बात आ जाती है कि पहले क्या हुआ था वो देख लीजिए, तो ये जनता ठगा सा महसूस करती है। आप ये बताइए कि इस बजट में और क्या बेहतर हो सकता है या फिर हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए या फिर उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आश्रित हैं उन पे। हिमांशु जी वही मैं हिमांशु जी, आज अगर आप नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जो 14 नगर निगमों में 60 से ज़्यादा जो मोबाइल एम्बुलेंस की जो प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसमें डॉक्टर की व्यवस्था, पूरी पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था और दवाइयों का वितरण, ये एक अभिनव योजना है। ये पूरा देश इसको बाद में आप देखिएगा, जिस तरह से गोधन न्याय योजना की लोग बुराई कर रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज केंद्र की सरकार गोबर जो गाय का जो गोबर है उसके ऊपर अपनी योजना बना रही है। बिल्कुल नहीं हिमांशु जी, मेरा जो बेसिक प्रश्न है अभी भी निरुत्तर है, अभी भी आपने उत्तर नहीं दिया। आप स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, मैंने ये आरोप नहीं लगाया कि बदहाल है और 2 साल में बदहाल हुआ, पहले अच्छा था अब बदहाल हो गए, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आपका ध्यान कोरोना से जो अनुभव आया कि लोगों में किस तरह से भगदड़ मची थी स्वास्थ्य के कारण, लोगों को दौड़ दौड़ कर रायपुर अस्पताल की कमी, ये सारी बातें हम सब ने देखी है कोरोना काल दौरान। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुविधा पर फोकस होना चाहिए था कि उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर सुविधाएं बढ़े और सुविधा बढ़ाकर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। इस पर एक शॉर्ट जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। इस दिशा में कोई काम इस बजट में दिखता नहीं है। इस पर एक शॉर्ट जवाब दीजिए। देखिए, आप जो उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, इसके लिए 17 करोड़ 50 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में जो बाज़ारों में जाके लोगों का इलाज करना, जो बहुत दूरस्थ के जो अंचल है, जो ट्राइबल ज़िले हैं, उनके ब्लॉक में जाके इलाज करना, या फिर अगर नगरीय निकाय में अगर आप देखते हैं तो जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत जो इलाज हो रहा है उसके लिए बजट में प्रावधान करना, और किस तरह से आप स्वास्थ्य में बढ़ोतरी चाहते हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे 15 साल की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस समय हेल्थ का क्या हालत था, हेल्थ किस दिशा में जा रहा था। अच्छा ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत चर्चा यहाँ पर छिड़ रही है। एक पटेरिया जी का भी रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा, फिर हम विपक्ष को भी सुनेंगे कि क्या क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आई। लेकिन पटेरिया जी, ये स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है जब भी किसी समस्या का समाधान करना है तो जड़ में जाना चाहिए, और स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर जड़ की बात करें तो यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर बहुत से ग्रामीण लोग आश्रित रहते हैं, तो वहां पर क्या आपको लगता है बहुत कुछ खास किया गया है इस बजट में? पटेरिया जी, चलिए पटेरिया जी फिर से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा, संपर्क लगता है टूट गया है। एक बार चलिए विपक्ष को भी सुन लेते हैं, विपक्ष ने बजट पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, क्या रिएक्शन उनका रहा है, सुनिए। ना 2 साल के किसानों के बोनस की बात है, ना नवयुवकों के लिए 2500 रुपया देने की बात है, ना डेवलपमेंट की बात है। मैं पूरे बजट को देख रहा था, किसान, युवा, महिला, कर्मचारियों के साथ बजट में एक प्रकार से मजाक है। इस बजट में जो राजस्व वो 83,000 करोड़ रुपए और पूंजीगत जो है वो 13,000 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के इसमें 14% पूंजीगत व्यय की परिधि रखी गई है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना विकास होना है। इस बजट में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि किस विभाग को कितना पैसा बढ़ाया गया है।
किस विभाग का कितना पैसा कम किया गया है। कोई नई योजनाएं, नए विकास के काम, नई अधोसंरचना के काम, किसी भी प्रकार की इसकी व्यवस्था नहीं है। ये बजट किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार, शासकीय कर्मचारी सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री के बजट भाषण को पढ़कर ऐसा लगता है कि अब सरकार पूरी तरह से अपने जन घोषणा पत्र को भूल चुकी है। हर दृष्टि से ये आज तक का सबसे चिंताजनक बजट है। तो विपक्ष की प्रतिक्रिया आपने यहां पर सुनी। अब सीधे अरुण दिवाकर नाथ जी का रुख करते हैं। अरुण दिवाकर नाथ जी, आपने विपक्षी प्रतिक्रिया सुनी होंगी आपने भी, और इनको देख के तो लगता है कि जो बजट है वो बिल्कुल ही निराशाजनक है। आम जनता को एक ठेला भी इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं और गहराई में जाना चाहता हूं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा गहराई में जाके बताइए, क्योंकि हम ये सवाल बहुत उठते रहे हैं कि बहुत कर्जा सरकार की तरफ से लिया गया है, घाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर भी 2021-22 में 3,702 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित यहाँ पर है। तो इसकी क्या स्थिति है और ये कितना और आगे बोझ पड़ सकता है? देखिए हिमांशु जी, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन बजट का करना चाहिए। तो नंबर एक, जहाँ तक स्कीम्स की बात है, काफ़ी मेहनत करके योजनाएं बनाई गई हैं और उनको लागू भी किया जाएगा, ऐसा मान चलते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है। अभी जब अरुण साहू जी बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा, तो उस पर काम करना चाहिए दोनों ही सेक्टर्स पे, और उसके लिए एक योजना बननी चाहिए। जैसे इंटीग्रेटेड जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरत गाँव में PSCs की भी है और प्राइमरी स्कूल्स की भी है, और दोनों की ही हालत बहुत खराब है। और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े मेडिकल कॉलेजेस खुलना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी खुलना चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जब तक हम गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अच्छी फैसिलिटीज बनाएं, और वैसे ही प्राइमरी स्कूल्स भी हम अच्छे बनाएं वहाँ पर, और 10 किलोमीटर में हम समझिए इंटरमीडिएट लेवल के स्कूल्स बनाएं और इंटरमीडिएट लेवल की हेल्थ सर्विसेज दें, और 40 किलोमीटर के रेडियस में हम अच्छे कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज बनाएं, और ऐसे सुपर स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल बना दें। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम रहेगा, तब समझिए ये सारे विवाद नहीं आएंगे। और उसके लिए कितना एलोकेशन करना चाहिए, कितनी बात होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बन सकती है छोटे छोटे लेवल पर, तो ये चीजें एकदम से खत्म हो जाएंगी। एक तो रिएक्शन मेरा ये आ रहा है। हाँ। दूसरी बात देखिए कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया जी, तो पूरा प्राइमरी सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन DTP निरंतर कम होता चला जा रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो हमारा समझिए स्टेट का लेवल हो। तो पूरे प्राइमरी सेक्टर को एक साथ देखना चाहिए। उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें फिशरीज भी है, उसमें पोल्ट्री भी है, उसमें डेयरी भी है, उसमें फॉरेस्ट्री भी है। ये चारों ही सेक्टर्स को एक साथ ले लें, और दूसरी तरफ जहां व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के 4 नए विकास बोर्ड बनाएंगे। ये किस प्रकार से काम करेंगे इनके साथ मिलकर के, पूरे प्राइमरी सेक्टर के साथ मिलकर के। यदि प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज और वहीं की स्किल दोनों को लेकर के यदि हम कोई मॉडल बनाते हैं, तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा स्वदेशी मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट होगा, तो उससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी। इस स्कीम में जो बजट आया है, इसमें एक बहुत बड़ा काम जो हुआ है, वो मुझे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की बात आई। अभी इसके डिटेल्स हमने पढ़े नहीं है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क होगा तो उसमें रूरल मार्केटिंग की बात आएगी, रूरल प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाएंगी, और उसके समझिए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस से रूरल इकोनॉमी को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि तथा सारे उत्पादों, व्यंजनों को लेकर के एक साथ उपलब्ध करने वाले सी मार्ट स्टोर की स्थापना करने की बात आई है। ये भी अच्छी चीज है, अच्छी स्कीम है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हिमांशु जी। पटेरिया जी, इससे पहले मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर आपसे मैंने सवाल पूछा था, हालांकि तब आपसे संपर्क टूट गया था। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जा रही थी। डॉक्टर जायसवाल जी ने बोला कि बहुत अहम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, पुरानी योजनाएं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अरुण साहू जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर कुछ खास काम यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। आपका क्या मानना है, क्या उसमें बजट, जो ये बजट पेश किया गया है, उसमें इस
क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है या फिर ठीक है ये थोड़ा सा इग्नोर हो गया? मुझे लगता है इग्नोर नहीं हुआ। अगर आप कहा जाए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक फिर चालू हो रहे हैं, वायरोलॉजी लैब के लिए 63 पद बनाए गए हैं, भिलाई की रिसाली में 30 बिस्तर का अस्पताल की स्थापना करने जा रही है सरकार, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र और 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बजट पर शामिल किए गए हैं। मुझे लगता है सीमित संसाधनों के साथ अगर इतना कुछ किया जा रहा है और 28 जिलों के बीच अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसे एकदम आप ये नहीं कह सकते हैं। देखिए इच्छाएं अनंत होती हैं और अच्छा हो जाता, वायरोलॉजी लैब के 63 के 100 पद हो जाते, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र हो रहे उसके 100 हो जाते, प्राथमिक स्वास्थ्य के 10 हो रहे हैं इसके 100 हो जाते। तो देखिए ये तो अनंत है, कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितनी आप चाहेंगे उतनी आप मानते चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है एकदम इग्नोर नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है एक बैलेंसिंग एक्ट इस बजट में मैं देख रहा हूँ। देखिए बीजेपी क्या देखती है मैं नहीं कह सकता हूँ। कुल मिला के पिछले दिनों 27 तहसीलें पहले बनाई गई थी, अब 11 तहसीलों की फिर घोषणा की गई है, 5 सब डिविजन्स बनाए जा रहे हैं। आप याद करिएगा 2000 में जब छत्तीसगढ़ का अभ्युदय हुआ था उससे लेकर अब तक प्रशासनिक ढांचे को बहुत बदला गया है। एक और ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर भूपेश बघेल की सरकार ने बदला है, रमन सिंह की सरकार का अगर मैं जिक्र ना करूं तो उनके कौशल की, उनकी क्षमता की तौहीन करने जैसा मेरे लिए होगा। मुझे लगता है जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। उसी तरह 27 से 23 तहसीलें आई, फिर 11 नई तहसीलें बनाई जा रही। तो कुल मिला के जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नीचे तक पहुंचता है तो लोगों को फायदा होता है, लोगों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता है। चलिए पटेल जी या थोड़ा खाली है। हाँ। तो इस तरह से चीजें मुझे लगता है कि कई बार बजट के बारे में हम अति आलोचना के शिकार ना हो। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं अरुण साहू जी से जरूर पूछूंगा यहाँ पर। अरुण साहू जी ये जो कहा जाता है कि हरि कथा अनंता, और बहुत उम्मीदें रहती हैं कि थोड़ा सा और मिल जाता तो अच्छा था, और ये हर किसी के साथ में है। लेकिन किसानों की अगर बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, गाँव की बात करें, तो हर जगह हमने केंद्र के बजट में भी देखा कि सबसे ज़्यादा फोकस किसानों पर इस वक्त किया जा रहा है। और राज्य में अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो किसानों के लिए बहुत कुछ योजनाएं हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए भी कुछ कम रह गया इस बजट में? बिल्कुल, किसानों पर तो केंद्रित है नहीं। आपको मैं बताऊं तो देश में क्या हालत है। हाँ। कि सिंचाई पंप के कनेक्शन की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट हो गई है। हाँ। कि आज आप आवेदन लगाएंगे तो हो सकता है 4 साल बाद आपको कनेक्शन मिले। आप एक तरफ सिंचाई के साधन बढ़ा नहीं रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को तरसा रहे हैं सिंचाई पंप के कनेक्शन के लिए। आप कहाँ फोकस कर रहे हैं किसानों पर? ये दिखावा है किसानों के लिए भी। अच्छा ये सारे सिस्टम के हैंडपंप के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो इसमें तो प्रशासन को चुस्त करना होगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे देंगे तो होगा। हाँ। बजट में प्रावधान नहीं है। हाँ। अच्छा, जो मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा, ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना, ग्रामीण व्यावसायिक कौशल के लिए 4 नए बोर्डों का गठन, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की बात की जा रही है, किसानों की खेती तक पहुंचने के लिए धरसा विकास योजना, नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क, 116 पुल बनेंगे। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या काम? हाँ। जी बताएं। ये जो घोषणाएं हैं बजट, इसकी सच्चाई आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगी कि ये क्या है और क्या होने वाला है। कुल मिला के कोई ठोस तो सब भविष्य तो किसी ने नहीं है। अरुण साहू जी, अच्छा एक चीज बताइए, भविष्य तो किसी ने भी नहीं देखा ना। अब भविष्य की तस्वीर जो अभी धुंधली है उसको देखते हुए अभी पर सवाल उठाना वर्तमान पर, इसलिए उठ रहा है सवाल कि पिछले 2 बजट को देखा है और काम भी देखा हुआ है। इसलिए कोई बहुत उम्मीद इस बजट से नहीं है। हर वर्ग को इस बजट ने जायसवाल जी संतुष्ट तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसानों के लिए ये कहा जा रहा है कि घोषणाएं करना अलग होता है लेकिन उनको धरातल पर लाना ये बहुत मुश्किल होता, वो आप नहीं कर पाएंगे। सांसद है भारतीय जनता पार्टी। अरुण जी बहुत सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपको कथनी और करनी में अंतर समझ में आना चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी ने बोला किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपये देंगे। आज तक तीसरे बजट में वो काम हो रहा है।
माननीय आपकी जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी पेट्रोल और डीजल के ऊपर इस केंद्रीय बजट में सेस लगाए हैं, ये बोल के कि इसमें किसानों का फायदा होगा। लेकिन किसानों के डायरेक्ट पॉकेट में अगर पैसा डालने का काम कर रही है तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं, किसानों के खेती को हर्डल पहुंचा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि डीजल और पेट्रोल का जो सेस है वो किसानी के काम आएगा। अरे भाई, सब्जी का ट्रांसपोर्टेशन है, अनाज का ट्रांसपोर्टेशन है, जो डीजल पंप जो लगते हैं खेती किसानी में, इसमें कहाँ से किसान को फायदा होने वाला है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे यही चीज तो रहती है कि जब बात होती है छत्तीसगढ़ के बजट की तो केंद्र के बजट का जिक्र यहाँ पर होने लगता है। जब ये पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं तो ये सवाल उठने लगता है कि आपने क्या किया था, आप अपने आप को देखिए। अरे वर्तमान पे रहिए ना डॉक्टर साहब। वही मेरा कहना है कि किसान को 25 हम तो हिमांशु जी कर रहे हैं, भाव मिल गया। हिमांशु जी हम तो, हमारी सरकार तो कर रही है। नहीं हुए। हिमांशु जी हमारी सरकार कर रही है, जो बोली है वो कर रही है, उसके ऊपर कमिटेड है हमारी सरकार। वो कमिटमेंट अरुण साहू जी को नजर नहीं आ रहा है। आज भी एक किस्तों में दे रहे हैं बोनस, पिछले इनको नजर आएगा भी नहीं। मिला नहीं है चौथा किस्त। चलिए, यानी ये फैसले लिए गए हैं, उनको क्रियान्वित अच्छे से कर दूंगा। अच्छा, एक चीज और दिवाकर नाथ जी से मैं जरूर जानना चाहूंगा। दिवाकर नाथ जी, हिमांशु जी, हाँ जी, बताएं। हिमांशु जी, जब तक हिमांशु जी बोलिए। हिमांशु जी, जब तक साव साहब को हम दो और हमारे दो का बजट का चश्मा उतार के नहीं देखेंगे, तब तक वही सारी चीजें निकल के सामने आ गई। किसान हितैषी, शिक्षा के लिए हितैषी और सिंचाई के लिए हितैषी जो बजट हो गई, इनको दिखेगा नहीं। इनको पहले हम दो और हमारे दो के केंद्रीय बजट का चश्मा उतारना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये बोलना दिवाकर नाथ जी थोड़े से देखिए, चश्मा आप दोनों ने लगाया है। देखिए, एक चीज देखिएगा, छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है, क्योंकि अभी आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चश्मा आप दोनों ने लगाया है। चश्मा आप दोनों ने लगाया है। अब किसके चश्मे से क्या दिखता है ये आप लोग जाने, क्योंकि आप ही लोग चश्मा लगाए हैं। दिवाकर नाथ जी, देखिए, ये जो बजट है, और अभी हमने देखा कि कोरोना काल बीता है, बहुत सारी परेशानियां रही हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत से लोगों का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा सरल शब्दों में बताइएगा ताकि छत्तीसगढ़ की आम जनता भी समझ सके कि कितनी जल्दी इस बजट के सहारे या फिर छत्तीसगढ़ की जो अभी नीतियां चल रही हैं, सरकार की नीतियां चल रही हैं, उससे हम एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। कितना वक्त लग सकता है अगर इसी गति से चले तो? देखिए, एक बात तो मैं कह दूं कि इंटेंशंस और इम्प्लीमेंटेशंस, हाँ, इंटेंशंस तो मुझे साफ और अच्छे दिखाई पड़ते हैं बजट में, और इंटेंशंस का साफ सुथरा होना भी एक अच्छी बात होती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का हमारा है, वो इन इंटेंशंस को इम्प्लीमेंटेशन में कितनी जल्दी पहुंचा पाएगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलने लगेंगे। वर्तमान कोरोना परिस्थिति से जो उबारने के लिए कृषि संबंधी जो इसमें बातें की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बातें की गई हैं, हेल्थ को बढ़ाने की भी बातें की हैं, मुझे लगता है कि इसे 6 से 7 महीने के बीच में हमको इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आप एक प्रश्न उत्तर में इस तरह। अच्छा, पटेरिया जी, 7 महीने लगेंगे जी। पटेरिया जी, वक्त कम है तो अब जरा ये बता दीजिए कि 10 में से कितने पॉइंट देंगे आप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी के बजट को? पटेरिया जी, चलिए, लगता है पटेरिया संपर्क बार बार आज टूट रहा है, कोई बात नहीं। ये मैं दिवाकर नाथ जी से यही सवाल पूछूंगा। दिवाकर नाथ जी, आपकी नजर में 10 में से इसको मेरे हिसाब से 7.5 नंबर मिलने चाहिए। 7.5 मेरे हिसाब कुछ प्लान्ड मैनर में और अच्छे ढंग से कर सकते थे, तो आई थिंक बजट को हैव बीन से बेटर फॉर्मुलेटेड एंड प्रिपेयर्ड एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है। जायसवाल जी, 7.5 10 तक देंगे या 10 से ज्यादा दे देंगे आप? देखिए, अंकों की बात ही नहीं है, ये इससे ज़्यादा अच्छा कुछ बजट हो ही नहीं सकता था इस काल में। बहुत ही एक्सीलेंट बजट माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, अरुण साहू जी, आप प्लीज एक फाइनल कमेंट में आपका ही लेना चाहूंगा।
नंबर देने लायक ही नहीं है ये बजट। घोर निराशाजनक बजट है। विकास से कोसों दूर छत्तीसगढ़ को ले जाने वाला बजट है और पूरी तरह से राज्य की सरकार ने, हिमांशु जी एक बात बोलूंगा जाते जाते, हिमांशु जी घोषणा पत्र को अनदेखा किया है, दूर किया है, उछल किया है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर सभी ने दिए हैं बजट को। फिलहाल यहाँ रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।